AI is changing the industry. तुम्हें पता है आजकल दुनिया में क्या चल रहा है? जिब्री। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जहाँ सेलिब्रिटीज तक अपनी एनिमे फोटोज बना बना कर डाल रहे होंगे, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले एनिमे को कोई भाव भी नहीं देता था और आज कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। अच्छा है, ग्रो कर रहा है, बट थोड़ा लग नहीं रहा कि ओवर हो गया। और हाँ, एक भसड़ भी हो गई। अभी देखते हैं कि किसने पहले हाथ छोड़ा। बट कंट्रोवर्सी से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं स्टूडियो जिब्री के बारे में, क्योंकि आधे से ज्यादा इंटरनेट पर जो लोग फोटो डाल रहे हैं उनमें से किसी को भी जिब्री की लेगेसी के बारे में पता ही नहीं है। अब देखो, अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी वाला पार्ट ही सिर्फ देखना है तो तुम वीडियो को ड्रैग करके आगे जा सकते हो। टाइम कोड्स तो मैंने डाल ही रखे हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम शुरू से ही वीडियो देखो, नहीं तो ऐसा होगा कि तुम सीधा मूवी का क्लाइमेक्स देख रहे हो। अगर तुम पहले जिब्री की लेगेसी के बारे में समझोगे तब तुम आगे सही से फील कर पाओगे और अपना ओपिनियन दे पाओगे। तो शुरू करते हैं इसके फाउंडर हायाओ मियाजाकी की कहानी से। Who is हायाओ मियाजाकी? मियाजाकी पैदा हुए थे 5 जनवरी 1941 में जापान के टोक्यो शहर में। अब जब वो पैदा हुए तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन उसके कुछ सालों बाद 1941 में जब वहां एटॉमिक बॉम्ब का अटैक हुआ तो जापान लिटरली डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब उस फेज में इस भयानक डिस्ट्रक्शन से बाहर निकलने के लिए वो मांगास पढ़ते थे और उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया। 1963 में मियाजाकी सेंसे को कोई एनिमेशन में जॉब मिली और वहां उन्होंने कई मूवीज और सीरीज में उनके साथ काम किया, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल, बियॉन्ड द मून, पुश इन बूट्स, एनिमल ट्रेजर आइलैंड, लुपिन द थर्ड, फ्यूचर बॉय कैनन। पर टर्निंग पॉइंट उनका तब आया जब मियाजाकी की खुद की लिखी हुई मांगा नाउसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड की एनिमे फिल्म बनी, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया। एज अ डायरेक्टर उनका ये पहला काम था और उनके प्रोड्यूसर थे इसाओ तकाता। अब जो ये इसाओ तकाते थे वो इनके साथ पहले भी कई मूवीज और सीरीज में काम कर चुके थे और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये बहुत बड़ी हिट हुई और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि उसके बाद उन्होंने खुद का स्टूडियो खोलने का सोचा और यहीं से जिब्री का जन्म होता है। हिस्ट्री ऑफ जिब्री। अब इसाओ तकाता के साथ मिलकर मियाजाकी सेंसे ने जिब्री स्टूडियो को स्टैब्लिश किया 15 जून 1985 में। 1986 में जिब्री की पहली मूवी आती है कैसल इन द स्काई, जो कि काफी अच्छी मूवी थी। क्रिटिक की तरफ से उन्हें काफी तारीफ भी मिली और उसने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। लेकिन फिर 1988 आता है जिसमें इनकी 2 मूवीज आती हैं। पहली जिसे हायाओ मियाजाकी ने डायरेक्ट किया था, माय नेबर टोटोरो, एंड इट बिकम वन ऑफ द कल्ट एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम। द एनिमेशन, द स्टोरी, ऑल ऑफ दैट आर अमेजिंग। और इसकी सक्सेस को देखते हुए टोटोरो को जिब्री स्टूडियो का लोगो बना दिया गया। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इसी साल आती है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, जिसे इसाओ ताकाता सेंसे ने डायरेक्ट किया था और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम बन जाती है। जो इम्पैक्ट इस मूवी ने दिया था वो सबकी अंदर की रूह को हिला देता है और इनकी स्टोरी और एनिमेशन तो टॉप नॉच रहती ही है, बट द वॉइस एक्टिंग ऑन दिस मूवी वाज ब्रिलियंट और वही इम्पैक्ट असली डालता है जब हम उस प्यारी छोटी सी बच्ची को खेलते हुए देखते हैं। एंड देन सॉरी यार, मैं भूल गया था, स्पॉइल नहीं करना। अगर नहीं देखी है तो तुम देखना जाके। और इस मूवी को ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिली। एक और स्पेशल चीज थी यार इस मूवी की, वॉर ड्रामा फिल्म होने के बाद भी इन्होंने हमें बाकी फिल्म्स की तरह बॉर्डर पर लड़ाई और सोल्जर्स को लड़ते हुए नहीं दिखाया, बल्कि एक दूसरा पीओवी दिखाया कि शहर के लोग भी उस टाइम कैसे सफर कर रहे थे वॉर खत्म होने के बाद भी। दैट इज वेरी यूनिक अप्रोच और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे डिलीवर भी किया। अब इसके बाद और कई मूवीज भी रिलीज होती हैं, किकीज डिलीवरी सर्विस, ओनली यस्टरडे, पोर्को रोसो, पोमोपोको। एंड फिर आती है 1995 में विस्पर ऑफ द हर्ट, लिखा था मियाजाकी सेंसे ने ही, एंड इट वाज आल्सो अ ग्रेट मूवी। इट्स लाइक अ कमिंग ऑफ एज रोमांटिक ड्रामा। एंड वैसे मुझे बहुत ज्यादा ऐसा पसंद नहीं है रोमांटिक फिल्म्स, पता नहीं क्या जादू है यार इस मूवी में। आफ्टर वॉचिंग दिस आई लव दिस एंड यू शुड आल्सो वॉच दिस। अब इसके बाद आती है 1997 में प्रिंसेस मोनोनोके, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ जिब्री। और इधर इस मूवी में उन्होंने थोड़ा सा अलग जॉनरा लिया है, हिस्टोरिकल फैंटेसी का, एंड आल्सो ये उस समय की सबसे एक्सपेंसिव एनिमेटेड मूवी होने वाली थी। 2.35 बिलियन येन के बजट के साथ उन्होंने इस पर अपना पैसा और मेहनत सब लगा दिया था। जब ये मूवी रिलीज हुई तो उनकी मेहनत रंग लाई और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एंड आल्सो बिकेम
जापान मोस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम। इसे इंटरनेशनली भी काफी रिकॉग्निशन मिला, जिसके बाद वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ मिलकर इसे डब करके बाहर भी रिलीज किया गया। जिब्री अभी बहुत ही तगड़ा चल रहा था, बैक टू बैक फिल्म्स भी हिट हो रही थी और कुछ तो इंटरनेशनली भी जा रही थी। लेकिन फिर आती है 2001 में स्पिरिटेड अवे, जिसके बाद पूरी दुनिया के हर एक कोने में सबको पता चल जाता है स्टूडियो जिब्री के बारे में, बिकॉज उस टाइम के हिसाब से इसकी एनिमेशन ऑन अ गॉड लेवल, द स्टोरी इज ऑल्सो अनमैचेबल एंड इसीलिए ये पहली एनिमे मूवी बनी जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई एंड 2003 में इसने ऑस्कर जीत भी लिया। खुद द डायरेक्टर मियाजाकी सेंसे उसे वहां रिसीव करने के लिए गए थे। What a moment for anime industry। एंड फिर से जिब्री अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती है। स्पिरिटेड अवे बन जाती है द मोस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ जापान विद अ कलेक्शन ऑफ $396 मिलियन। और हाँ, इस रिकॉर्ड को टूटने में 19 साल लगे। तो पता है किसने तोड़ा? डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन के बाद भी इनकी कई मूवीज और सीरीज आई जो कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ने तो कमाल ही कर दिया, जैसे हाउल्स मूवी कैसल। एंड देन 2013 में आती है द टेल ऑफ प्रिंसेस कागुया, और वो उस टाइम की सबसे महंगी एनिमेटेड फिल्म थी विद अ बजट ओवर $49 मिलियन। और इसे डायरेक्ट कर रहे थे इसाओ ताकादा। ये मूवी थिएटर्स पर उतना नहीं चल पाई, बट इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की थी एंड ऑल्सो द यूनिक एनिमेशन जो उन्होंने इस मूवी के लिए ट्राई किए थे, दैट वाज आउटस्टैंडिंग एंड दैट्स व्हाई ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। अब क्या हुआ कि 2013 में मियाजाकी सेंसे ने रिटायरमेंट ले लिया था। आई मीन ही वाज 73 ईयर ओल्ड एंड अब उन्हें इससे थोड़ा सा फ्री होना था, तो वो जिब्री की कमांड इसाओ ताकादा पर छोड़कर चले जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो जाता है 2018 में। अब जिब्री 2014 में व्हेन मरीन वाज देयर एंड 2016 में द रेड टर्टल निकालती है, तो वो दोनों मूवीज कुछ खास नहीं कर पाती। सो सबको लग रहा था कि अब जिब्री is finished because Miyazaki also retired. But इसाओ ताकादा के मरने के बाद मियाजाकी दोबारा कमांड लेते हैं और 2023 में द बॉय एंड द हेरोन के साथ वापसी करते हैं। और जब ये मूवी रिलीज होती है तो ये सब रिकॉर्ड फाड़ देती है। ना ही सिर्फ ये मूवी अच्छी कमाई करती है, बल्कि उसके साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता, BAFTA अवार्ड भी जीता एंड देन ऑस्कर भी, द सेकंड ऑस्कर फॉर जिब्री। द बॉय एंड द हेरोन में एक और खास बात ये है कि इस मूवी की स्टोरी में हमें मियाजाकी की रियल लाइफ की जर्नी के बारे में दिखाया गया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। एक छोटा सा क्लू बताता हूँ, जो उस फिल्म में वो बुढ़ा है ना, वो एक्चुअली में मियाजाकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, तुम खुद देखना। देख रहे हो भाई का स्वैग। 80 साल के ऊपर का बंदा वापस आकर काम करता है एंड अगेन ऑस्कर उड़ा ले जाता है और सबके मुंह बंद कर देता जो भी कह रहे थे जिब्री इज फिनिश्ड। मियाजाकी इज अ इंस्पिरेशन, इज अ लेजेंड, बट नाउ इज हर्ट। कंट्रोवर्सी ऑफ जिब्री। अगर तुम देख रहे हो कि इंटरनेट पर सारे लोग एआई का यूज करके अपनी फोटोज को जिब्री एनिमेशन में कन्वर्ट करके डाल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ये वीडियो आती है। これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。जब मियाजाकी सेंसे कुछ कह रहे थे एआई को लेकर कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट एक्चुअली में ये वीडियो 9 साल पुरानी है, 2016 की। यूट्यूब पर डली हुई देख लेना। गलती वैसे किसी की भी नहीं है। ब्रो इज लुकिंग सेम फॉर लाइक 20 इयर्स, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा कि अभी की वीडियो या पुरानी। नाइस फिटनेस। तो एक्चुअली में इस वीडियो में क्या हुआ था कि कुछ बंदे आते हैं और उन्हें वो एआई से बनी हुई कुछ वीडियोस दिखाते हैं सैंपल एज अ। अब बस मियाजाकी सेंसे देखते हैं और उन्हें वो पसंद नहीं आता है और वो साफ कहते हैं कि वो एआई का यूज कभी नहीं करेंगे, पर ना ही वो जिब्री स्टूडियो में इसका यूज होने देंगे। अब क्या है ना कि मियाजाकी सेंसे बहुत पहले से एनिमेशन कर रहे हैं, तब हाथों से बनाई जाती थी और उन्हें वही तरीका सुटेबल और अच्छा लगता है, और इसीलिए आज तक 2025 में भी जिब्री का 99% काम हाथों से होता है। That's why जिब्री is so different from other studios। और ये तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है। इनकी मूवी द विंड राइजेस का ये 4 सेकंड का सीन है, ये देखो। क्या लगता है कितना टाइम लगा होगा? 4 सेकंड का ही तो है। पता है कितना टाइम लगा था? 1 साल 3 महीने, लिटरली 15 महीने लगा दिए 4 सेकंड के सीन को बनाने के लिए। डेडिकेशन देख रहे हो? आज के टाइम में इतना डेडिकेशन और पेशेंस दिखेगा तुम्हें? दैट इज द लेगेसी ऑफ जिब्री। टाइम जितना भी लगे, काम हाथों से ही होगा, और इसीलिए इनकी मूवी की क्वालिटी भी हमें जबरदस्त लगती है। मतलब अलग ही फील आता है, एकदम कंफर्ट और सूदिंग सा। एंड्रॉन एनिमेशन का मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे। तुम खुद नोटिस करना, ज्यादातर लोगों को 1989 के ड्रैगन बॉल Z की एनिमेशन 2015 के ड्रैगन बॉल सुपर से ज्यादा अच्छी लगती है,
पता है क्यों? क्योंकि ड्रैगन बॉल जी की एनिमेशन हाथों से बनाई गई थी और इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा फर्क दिखेगा ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमेशन में। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं जिब्री की बात करूं तो तुम्हें उनकी मूवीज में इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। एडवांस जरूर हुई है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। अगर तुम 2001 की स्पिरिटेड अवे और 2023 की द बॉय एंड द हेरॉन उठा लो तो इन दोनों के बीच 22 साल का फर्क है। लेकिन तुम देख के बता सकते हो कि हाँ यार ये जिब्ली की मूवी है, बिकॉज उन्होंने अपना बेसिक वही रखा है, हैंड ड्रॉन। 100% उनके सारे के सारे फ्रेम्स हैंड ड्रॉन बनते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि जिब्री का जो ये ट्रेंड चला है ना यार, इसीलिए चला बिकॉज लोगों ने जब इसकी एनिमेशन देखी ना तो जो एनिमे देखता भी नहीं होगा उसे भी वो देखकर अच्छा लगा और इसीलिए फिर एक के बाद एक लोग इसे बनाए जा रहे हैं बिकॉज उनके एनिमेशन बहुत सेक्सी लगते हैं। दैट्स व्हाई ये ट्रेंड बन गया, पगला गए लोग देख के भाई क्या। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कंप्यूटर में बनाने वाले एनिमेशन है वो बेकार है, किसी किसी पॉइंट पे ये बहुत तगड़े हैं। तो हाथों से ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, जैसे तैनगिन वर्सेस ग्युतारो की फाइट, मजा आया था ना देखने में। तो वही अपने अपने एडवांटेज होते हैं। बट यार जिब्री का ये भी है ना, जो अपने वो सारे फ्रेम्स है वो तो वो हैंड ड्रॉन ही करता है, तो बहुत ज्यादा स्मूथनेस आती है एनिमेशन में। बट जहां पर उन्हें लगता है कि चीजों को थोड़ा सा और एडवांस करना चाहिए वहां वो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे परफेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव 2 ऑस्कर। तुम्हें ये समझ में आ गई होगी हैंड ड्रॉन वाली चीज। अब क्या है ना, जब भी ये इंटरनेट पर कोई जिब्री की फोटो बनाकर डाल रहा है तो लोग उसे कह रहे हैं रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट। तो ये वाली चीज इसलिए भी कह रहे हैं लोग क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम एक आर्टिस्ट और तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक आर्ट बनाने में और अब लोग उस आर्ट को सिर्फ एक क्लिक से बना सकते हैं। तो यार दर्द तो होगा। बट मियाज़ाकी सेंसेई ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उन्होंने वीडियो के लास्ट में ये भी कहा था 最後の日が近いって感じですね。それは人間の方が自信がなくなってくるから。 इवन एक और इंटरव्यू में जब मियाज़ाकी से पूछा जाता है कि जिब्री का फ्यूचर आगे क्या होगा तो वो साफ कहते हैं スタジオの将来はもうはっきりしてますよ。やっていけなくなります。 एंड ये बिकॉज इसलिए भी क्योंकि टाइम के साथ ना हम सबको चेंज होना पड़ता है। बट मियाज़ाकी नहीं करना चाहते जिब्री को चेंज एंड दैट इज द लेगेसी ऑफ जिब्री। भाई चाहे एक दिन खत्म हो जाए बट बदलेंगे नहीं। एंड वैसे भी यार हर चीज का एक ना एक दिन अंत आता ही है। एंड इन द बॉय एंड द हेरोन आप देखोगे यार, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता बट यार तुम्हें दिखेगा यार उस मूवी में इससे रिलेटेड रेफरेंसेस भी कि मियाज़ाकी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो एक और बात समझो, एआई जरूर जिब्री की तरह आर्ट बना ले रहा है बट ये करके वो आर्टिस्ट नहीं बन जाएगा। आर्ट कैन ओनली बी बोर्न थ्रू इमेजिनेशन एंड एआई कैन नेवर इमेजिन इट, इट कैन ओनली कॉपी, so it can never be really called art। समझ गए होगे ना, लाइन है ना। अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। अब देखो यार सिंपल बात है, जैसा मैंने बताया मियाज़ाकी सेंसेई है पुरानी जनरेशन के, उन्हें एआई नहीं जचता इसलिए वो नहीं करना चाहते उसे यूज। जनरेशन गैप है यार सिंपल। तुम खुद ही सोचो तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे रूटीन में कितना फर्क होता होगा, या फिर पहले के इस टाइम के हिसाब से भी दुनिया कितनी बदल गई है। कई सारे चेंजेस हमारे बेनिफिट के लिए ही हुए हैं। आई नो एआई इज डेंजरस बट उसकी गुड साइड्स भी हैं कि वो काफी टाइम बचाता है एंड इजी टू यूज है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा चीज यूज होती है ना तो चीजें बेकार हो जाती है। आई मीन जरूरत से ज्यादा तो हर चीज ही नुकसान करती है, यहाँ तक कि मीठा भी, डायबिटीज हो जाती है। अब देखो हमारे जैसे एनिमे फैंस के लिए तो ये तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है क्योंकि हमने जिब्री की मूवीज देखी है और हम अब एआई की मदद से अपने आप को जिब्री एनिमेशन में देख सकते हैं कि हम कैसे देखेंगे उनकी फिल्म्स में। वी नो द इमोशन। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ है, वो भी सिर्फ ऐसे एनिमे फैंस को ही हो रही है कि जिसने देखा भी नहीं है वो भी ये फोटोज बना बनाकर डाल रहा है। हर कोई लगा पड़ा हुआ है, मतलब फीडें भरी पड़ी हुई है इससे। मैं यार बनाना चाहता था अपनी भी गिबली पिक, उससे पहले ही ओवररेट कर दिया। बट सही बताऊं तो यार उनकी भी क्या ही गलती है। एज अ एनिमे फैन थोड़ी सी खुंदक आती है। अब देखो यार जिसने भी फोटो बना ली है अच्छी लगी, मजा आया, अब जाके एक बार जिब्री मूवीज देखना जरूर। अब वैसे भी यार ये इंस्टाग्राम ट्रेंड है, कुछ ही दिन तक चलता है। और एक और लास्ट बात जरूर बोलूंगा, बुरी भी लग सकती है बट सच कड़वा होता है। अभी कितने लोग कमेंट्स में इस टॉपिक को लेकर बवाल मचा रहे हैं, रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, वो सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैं खुद, तुम भी जो देख रहे हैं ये वीडियोस, हम सब ने पायरेटेड वेबसाइट्स पर एनिमे देखा है कि नहीं? स्टिल देखते हैं। तो यार इससे भी एनिमेशन वालों को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं हो रहा। तो यार फिर तुम इस पॉइंट को भी उठाओ अगर वो उठा रहे हो तो देखा जाए तो यार सब गुनहगार है। क्या करें यार, फ्री की चीज कोई छोड़ना चाहेगा? बाकी तुम खुद भी सोचना इसके बारे में और कमेंट में बताना अपना ओपिनियन। वैसे आजकल मैं एनिमेस की मूवीज देखने जाता हूँ अगर लगती है सिनेमा में। तो ये थी जिब्री स्टूडियो की सारी राम कथा।
वैसे आज तुम यार मेरे जीनियस ओपिनियन सुनकर थोड़े सरप्राइज हो गए होगे। मतलब क्या झाड़ रहा है। मुझे आशा है तुम बात समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हाँ, कमेंट करना तुम्हारी फेवरेट जिब्री मूवी, और जिसने नहीं देखी है वो जाकर देखो ब्रो। और हाँ यार, जैसे मियाज़ाकी सेंसे हैं, ऐसी और बहुत सारे एनिमे इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं जिन पर मैं सच में बात करना चाहता हूँ। तुम कमेंट करना और किस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।